Good afternoon, dear students. In this class, we will be studying phenols. क्योंकि हमने अल्कोहल्स अभी पढ़े हैं, फिनॉल्स उन्हीं की तरह होते हैं, लेकिन जैसा कि नाम से ही दिख रहा है, फिनॉल्स, फिनाइल रिंग, हेंस फीन, और OH हाइड्रोक्सी ग्रुप, हेंस ऑल, इसलिए इनको फिनॉल्स कहते हैं। तो हम पढ़ेंगे यहाँ इसका इंट्रोडक्शन फिनॉल्स का, इसका नॉमेनक्लेचर, स्ट्रक्चर, बॉन्डिंग और फाइनली इसका प्रिपरेशन। तो फिनॉल्स जो हैं ये कंपाउंड्स क्यों हम अल्कोहल से अलग पढ़ रहे हैं? इफ यू रिकलेक्ट, अल्कोहल्स में कहीं भी एरोमेटिसिटी का जिक्र नहीं है। क्यों? क्योंकि वो एलिफेटिक कंपाउंड्स होते हैं, उसमें बेंजीन रिंग नहीं होती है। लेकिन फिनॉल्स जो है, जिनको कि कार्बोलिक एसिड करके भी कहा जाता है, ये एरोमेटिक कंपाउंड्स है, ऑर्गेनिक एरोमेटिक कंपाउंड्स है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जिनका होता है C6H5OH। C6H5 फिनाइल रिंग, तो फीन, OH हाइड्रोक्सी ग्रुप, जिसको हम IUPAC नेम होता है ऑल, दोनों को जोड़ें, फिनाइल से फीन, OH ऑल, तो नाम पड़ गया फिनॉल। ये कुछ एसिडिक होते हैं, इसमें एसिडिक नेचर शो करते हैं, ये माइल्डली एसिडिक। अभी HCl वगैरह की तरह स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं होंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड की तरह स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं होंगे, लेकिन एसिडिक है ये नेचर। इस वजह से ये क्यों? क्योंकि H+ देता है। अब क्यों देता है H+, अभी हम देखेंगे क्यों इजिली ये H पॉजिटिव दे देता है। तो जो भी स्पीशी H पॉजिटिव दे उसका हम कहते हैं एसिडिक नेचर। टेस्ट इस तरह करते हैं कि लैब्स में न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड को न्यूट्रलाइज करना पड़ता है, नहीं तो इसका फेरिक क्लोराइड ये जो रिएजेंट है हाइड्रोलिसिस हो जाता है। हाइड्रोलिसिस होगा तो बनेगा फेरिक हाइड्रोक्साइड और HCl स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, तो फेरिक क्लोराइड एसिडिक हो जाता है, इसलिए इसको न्यूट्रलाइज करना पड़ता है बेस डाल के। न्यूट्रल FeCl3 अगर हम फिनोलिक कंपाउंड में डालें, चाहे उसमें एक OH ग्रुप हो, चाहे OH ग्रुप के साथ कुछ और साइड में लगा हो ग्रुप इस रिंग में, लेकिन फिनाइल रिंग है और साथ में OH लगा है, मतलब वो फिनॉल है कंपाउंड, तो वो न्यूट्रल FeCl3 के साथ हमें कलर्ड कॉम्प्लेक्स देगा। हम देखेंगे थोड़ी देर में ही, हीट करने के बाद हरा कलर हो जाता है, लाल कलर हो जाता है, जामनी सा कलर हो जाता है, कलर्ड कॉम्प्लेक्स देता है न्यूट्रल FeCl3 के साथ। ये इसका टेस्ट है। और ये जो फिनॉल्स होते हैं ये इंपॉर्टेंट क्यों हैं और अलग से हम क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि ये एक तो एरोमेटिक होते हैं, तो कुछ प्रॉपर्टीज जो हैं वो वेरी करेंगी। फिर ये रिंग एरोमेटिक की वजह से कुछ इसकी जो प्रॉपर्टीज होंगी वो कैसी होंगी? कुछ तो एरोमेटिक रिंग की वजह से होंगी और कुछ ये लगे हुए OH ग्रुप की वजह से होंगी। अब ये OH ग्रुप भी किसके साथ लगा हुआ है? sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के साथ, क्योंकि डबल बॉन्ड है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड, बेंजीन रिंग सारे कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं। इस वजह से ये क्या हो गया? इन और ऑल, ये जो है सैचुरेटेड कार्बन से नहीं लगा ये हाइड्रोक्सी ग्रुप, इस कारण इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज वेरी करेंगी फर्स्टली। सेकेंडली, क्योंकि ये एरोमेटिक रिंग है, इसकी अलग अपनी प्रॉपर्टीज होंगी, एरोमेटिक बिहेवियर होगा, जैसे एरोमेटिक कंपाउंड्स में होता है, वो डबल बॉन्ड खुलता नहीं है। डबल बॉन्ड कैसे देता है? एडिशन रिएक्शन नहीं देता, सब्सटीट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिच रिंग होती है, तो पॉजिटिव स्पीशी मतलब इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रॉन लविंग यहाँ की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन देगा। OH की वजह से कैरेक्टरिस्टिक होंगे, तो OH के जो प्रॉपर्टीज होंगी वो देगा। लेकिन ये OH क्योंकि sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन से अटैच्ड है, तो इसकी प्रॉपर्टीज अल्कोहल से भिन्न होंगी। हेंस वी स्टडी फिनॉल्स सेपरेटली। फिनॉल्स जो है सबसे पहले कोलतार में से निकाले गए थे, उसी से एक्सट्रैक्ट करे गए थे। अब तो बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये अनेकों कंपाउंड्स के बनाने के लिए उनका यूज करा जाता है। कैसे? बहुत सारे जो हैं हमारे पॉलीमर्स वो इससे बनते हैं। वो पॉलीमर्स पॉलीकार्बोनेट, इपॉक्साइड, बेकलाइट, नाइलॉन, कई किस्म के पॉलीमर्स हैं इसमें। डिटर्जेंट्स बनाने में इसका यूज है। कई किस्म की दवाइयां हैं जिसमें फिनॉल जो है एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। फिनॉल रिंग जो होती है, फिनॉल ये प्रेजेंट होता है उसमें। अब ये बात अलग है कि साइड सब्सटीट्यूएंट्स लगे होते हैं, लेकिन ये रिंग मौजूद होती है। C6H5 विद एन OH, 1 OH, 2 OH, 1 रिंग, 2 रिंग। तो बहुत सारी मेडिसिन में, हेर्बिसाइड्स में कई जगह इसका इस्तेमाल होता है, मतलब इंडस्ट्रियली इंपॉर्टेंट कंपाउंड है।
और क्योंकि ये बेंजीन रिंग है, अनसैचुरेशन है, एरोमेटिक है, इस वजह से प्रॉपर्टीज जैसा मैंने बताया पहले अल्कोहल से इसकी फर्क होंगी। अब नॉमेनक्लेचर अगर हम देखें, इसका नॉमेनक्लेचर जैसे हमने अल्कोहल्स में पढ़ा था, हमने अल्कोहल सारे पढ़े हैं, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, डाईहाइड्रिक एंड ट्राईहाइड्रिक, एंडिंग विद ग्लिसरॉल हमने लास्ट में जो पढ़ा, प्रोपेन ट्रायोल, 1 2 3 प्रोपेन ट्रायोल। उसी तरह क्लासिफिकेशन इसका भी है। इनमें एक OH ग्रुप हो सकता है फिनाइल रिंग से जुड़ा, फिनाइल रिंग से जुड़े जो है बेंजीन रिंग से जुड़े 2 हो सकते हैं, या बेंजीन रिंग में लगे हुए हमारे 3 OH हो सकते हैं। एक अगर OH ग्रुप प्रेजेंट हो तो उस केस में इसको कहेंगे मोनोहाइड्रिक फिनॉल। अब ये मोनोहाइड्रिक फिनॉल जो है, अगर इसकी ऑर्थो पोजीशन में देखिए क्या लगा हुआ है, मिथाइल ग्रुप, तो ये 2 मिथाइल या ऑर्थो मिथाइल फिनॉल हो गया हमारा। अब इसकी 3 पोजीशन में मिथाइल अगर लगा हो तो 3 मिथाइल फिनॉल, पैरा में लगा हो तो 1 2 3 4, क्योंकि OH मेन फंक्शनल ग्रुप है उससे काउंट करेंगे, तो 1 2 2 मिथाइल फिनॉल, 3 मिथाइल फिनॉल, 4 मिथाइल फिनॉल, जिनको कि आम भाषा में क्रिसॉल्स कहा जाता है। जब मिथाइल और OH लगे हुए हैं बेंजीन रिंग में, उनको क्रिसॉल कहते हैं। अब यहाँ ऑर्थो पोजीशन में लगा हुआ है मिथाइल ग्रुप, तो इसको कहेंगे ऑर्थो क्रिसॉल। यहाँ मेटा पोजीशन में लगा हुआ है CH3 ग्रुप, मेटाक्रिसॉल, और यहाँ पैरा पोजीशन में लगा हुआ है तो पैराक्रिसॉल। पर हैं ये सब के सब, क्योंकि OH ग्रुप एक ही है, ये क्लासिफाई सब होते हैं मोनोहाइड्रिक फिनॉल्स। सो ऑल दीज आर मोनोहाइड्रिक फिनॉल्स। वहीं पे डाईहाइड्रिक फिनॉल्स भी होते हैं। डाईहाइड्रिक इंप्लाइंग कि उनमें 2 OH ग्रुप लगे हैं। अब ये 2 OH ग्रुप ऑर्थो पोजीशन में भी हो सकते हैं, मेटा में भी, पैरा में भी। डाईहाइड्रिक फिनॉल्स है ये, क्यों? क्योंकि इसमें 2 OH ग्रुप हैं बेंजीन रिंग में लगे हुए। अगर 2 लगे हुए हैं, 1 2 है ये हमारा डाईहाइड्रोक्सी बेंजीन, 1 3 डाईहाइड्रोक्सी बेंजीन, 1 4 1 2 3 4, हेंस 1 4 डाईहाइड्रोक्सी बेंजीन। जो इनका कॉमन नाम है, जब ऑर्थो पोजीशन में 2 OH लगे हों तो उसको कैटिकॉल कहते हैं, जब मेटा में लगे हों तो रिसोर्सिनॉल, जब ये ही लगे हुए हों पैरा में तो उसको कहते हैं क्विनॉल। नाउ कमिंग टू ट्राईहाइड्रिक, मतलब 3 लगे हैं, 1 2 3 1 2 3, ऐसे ही 1 2 3 3 लगे हुए हैं यहाँ। अब ये जो है ये 1 2 3 एक ही सीरीज में लगे, 1 2 3 ट्राईहाइड्रोक्सी बेंजीन। अब ये क्या है, 1 2 4 ट्राईहाइड्रोक्सी बेंजीन, और ये जो है 1 3 5 ट्राईहाइड्रोक्सी बेंजीन। आम भाषा में 1 2 3 जब ये ऐसे लगे हैं तो इसको पायरागोलोल कहते हैं। जब ये 1 2 4 इस तरह लगे हों तो 1 और 4 में प्रेजेंट हों तो उसको क्या कहते हैं, क्विनॉल। तो ये क्विनॉल का ही डेरिवेटिव माना जाता है, 2 हाइड्रोक्सी क्विनॉल। और ये जब तीनों एक लगे OH मेटा एक दूसरे के रिस्पेक्ट में, तो उसको कॉमन जो उसका नाम है वो है फ्लोरोग्लूसिनॉल। तो कितने किस्म के हो गए क्लासिफिकेशन में, मोनोहाइड्रिक फिनॉल, डाईहाइड्रिक फिनॉल एंड ट्राईहाइड्रिक। मोनोहाइड्रिक में ये तो फिनॉल ही हो गया, देन डेरिवेटिव इसका ये ऑर्थोक्रिसॉल, ये मेटाक्रिसॉल, ये पैराक्रिसॉल। डाईहाइड्रिक में ये कैटिकॉल जब ऑर्थो पोजीशन में हो 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप, ये रिसोर्सिनॉल जब मेटा में पोजीशन में, और जब ये पैरा में हो तो उस केस में क्विनॉल। ट्राईहाइड्रिक में जब ये एक के बाद एक लगे हों 1 2 3, उस केस में पायरागोलोल। जब ये 1 2 4 लगे हों 2 हाइड्रोक्सी क्विनॉल, और जब ये 1 3 ये सब एक दूसरे के कैसे हैं, मेटा में है। ये इसके मेटा है और ये इसके मेटा है और ये भी इसके मेटा है, यानी कि 1 3 5। तो उस केस में इसको कहते हैं फ्लोरोग्लूसिनॉल। तो ये तो था इसका जनरल क्लासिफिकेशन। अब हम आते हैं इसकी बॉन्डिंग और इसके स्ट्रक्चर पे। स्ट्रक्चर और बॉन्डिंग में मुश्किल क्यों नहीं है, क्योंकि देखिए रिंग है ना, बेंजीन रिंग है, तो सारे कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं, हर एक में एक एक p ऑर्बिटल है। और ऐसे ही ऑक्सीजन जो है जिसकी वैलेंसी 2 होती है, 2 वैलेंसी कैसे पूरी हुई, एक तो सिग्मा बॉन्ड बन गया ये कार्बन के साथ, दूसरा सिग्मा बॉन्ड कहाँ से बन गया, हाइड्रोजन के साथ, ठीक। तो इसकी वैलेंसी पूरी हो गई, पर इसके अलावा इसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी तो हैं। तो क्या होगा, अब देखिए ये
जो हैं अनहाइब्रिडाइज्ड, ये p ऑर्बिटल इसमें प्रेजेंट है, p ऑर्बिटल p ऑर्बिटल p ऑर्बिटल p ऑर्बिटल। अब ये जो p ऑर्बिटल में ये प्रेजेंट हैं तो ये क्या होगा, इसमें p ऑर्बिटल में प्रेजेंट जो इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो आपस में इस तरह, या तो ये डबल बॉन्ड इसके साथ बनाएगा, ठीक, एक डबल बॉन्ड यहाँ बन गया, एक डबल बॉन्ड यहाँ बन गया, पर ये लोकलाइज तो होते नहीं है बेंजीन के डबल बॉन्ड, तो एक क्षण ये डबल बॉन्ड यहाँ है तो दूसरे क्षण ये डबल बॉन्ड इधर बन जाएगा, ठीक है, तीसरे क्षण ये डबल बॉन्ड इधर बन जाएगा। कहने का मतलब है ये क्या है, इस तरह सर्कुलेटिंग रिंग ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। ये सर्कुलेटिंग रिंग ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स जो है इसमें अब देखिए दो वैलेंसी है, ये तो सिग्मा बॉन्ड है, ये भी सिग्मा बॉन्ड है, लेकिन इसके अलावा यहाँ जो प्रेजेंट हैं ये हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसमें दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी प्रेजेंट होते हैं। ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये क्या करते हैं, ये इस रिंग के साथ ही इस तरह डीलोकलाइज, ये अब इसमें प्रेजेंट जो है ना, ये p ऑर्बिटल में प्रेजेंट है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो क्या होगा देखिए, ये इस रिंग के साथ ही, रिंग के साथ इस तरह डीलोकलाइज होगा। तो कहने का मतलब है, तभी दिखा रखा ना ये एक्सटेंडेड इस तरह, ये सब क्या है हमारे delocalized electrons, all these are delocalized electrons। ये बीच में जो काली लाइन दिखा रखी है ये तो इसका सिग्मा फ्रेमवर्क है, और जो लाल से डैश दिखा रखा है वो इसका पाई फ्रेमवर्क है। ये जो डैश ऐसे दिखा रखा है, जो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ प्रेजेंट हैं, p ऑर्बिटल में, p ऑर्बिटल अनहाइब्रिडाइज्ड में जो प्रेजेंट हैं ये वो सारे वो इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये सिग्मा skeleton के above and below the plane there is a circulating pi ring of electrons। सब ये जो हैं sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं, ये सारे कार्बन्स, साथ में ये ऑक्सीजन जिसमें यहाँ पे क्या है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर है, तो वो डीलोकलाइजेशन में पार्टिसिपेट करता है। अब अगर इसको हम लाइन स्ट्रक्चर में इस तरह दिखाएं तो देखिए ये बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग में ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ओके। अब ये जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्यों लोन पेयर कहते हैं, क्योंकि ये सिग्मा बॉन्ड है, ये एक सिग्मा बॉन्ड, ये दूसरा सिग्मा बॉन्ड, ये तो इसके बॉन्ड पेयर हैं इलेक्ट्रॉन्स के। इसके अलावा इसमें ये जो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये नॉन बॉन्डेड हैं, ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं और ये ही पार्ट लेते हैं। अब किस तरह देखिए क्या होगा इसमें, अगर ये जो है ये इलेक्ट्रॉन पेयर डीलोकलाइज, हाँ एक इसका जो है, क्योंकि ये नॉन बॉन्डिंग मतलब अलग थलग, ये ऑलरेडी जोड़े में है, वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दो पेयर मतलब चार इलेक्ट्रॉन्स, एक यहाँ से आया पेयर तो चार दो छः, एक यहाँ से आया छः दो आठ, आठ इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो गए इस ऑक्सीजन का ऑक्सीजन कंप्लीट। अब क्या होगा कि ये बॉन्ड पेयर जब इधर आ गया, कहने का मतलब है इस कार्बन की जो वैलेंसी है ये ऑक्सीजन का जो है ये डीलोकलाइज होकर यहाँ शिफ्ट हो गया, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया, कहने का मतलब है हम कह सकते हैं कि ऑक्सीजन का लोन पेयर डीलोकलाइज हो रहा है पूरे रिंग में। अब देखिए ऑक्सीजन की वैलेंसी यहाँ तो दो थी ना, अब लोन पेयर इधर आ गया, लोन पेयर भी बॉन्डिंग में इसने इलेक्ट्रॉन्स दे दिए क्योंकि ये इधर शिफ्ट हो गया इलेक्ट्रॉन पेयर। सो एज अ रिजल्ट ऑफ दिस ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ शिफ्ट हुआ तो ऑक्सीजन का लोन पेयर इधर, क्योंकि जब ये इधर शिफ्ट हो जाएगा तो क्या होगा, ये कार्बन की वैलेंसी कम हो जाएगी, कार्बन की वैलेंसी कम हो जाएगी तो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, मतलब ये डबल बॉन्ड बन जाएगा। अब वैलेंसी ऑक्सीजन की कितनी हो गई, यहाँ तो दो थी ना, एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ, अब यहाँ दो से कितनी हो गई, क्योंकि इसने अपने बॉन्ड पेयर यहाँ दे दिया है तो इसकी दो से बढ़ के तीन हो गई, तो ऑक्सीजन में क्या चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। ये वाला इलेक्ट्रॉन पेयर जो है ये शिफ्ट हो गया इधर, ये आ गया यहाँ,
अब यहाँ आया तो कार्बन की वैलेंसी कम। ऐसा क्यों पॉसिबल है? ऐसा इसलिए संभव है क्योंकि ये कार्बन यहाँ से लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लेगा। अब ये इधर शिफ्ट हो जाएंगे तो कार्बन की तो वैलेंसी पूरी हो गई, 1 2 3 4, लेकिन ऑक्सीजन की जो है, जो 2 थे वैलेंसी, वो 2 से बढ़ के 3 हो गई। इसने अपने ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स यहाँ दे दिए, तो इसके ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव। अब ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, जो यहाँ पे हमारे प्रेजेंट हैं, अब ये फर्दर शिफ्ट हो सकते हैं, डीलोकलाइज, ये डीलोकलाइजेशन होता है। अगर आप इसको मेटा पोजीशन में यहाँ रखें तो आप देखेंगे कि आप रेजोनेंस स्टेबलाइज स्ट्रक्चर नहीं बना सकते, क्योंकि अगर आप यहाँ पे रखेंगे ना ये इलेक्ट्रॉन पेयर, तो आप यहाँ तो बॉन्ड बना नहीं सकते, यहाँ रखेंगे तो आप यहाँ भी नहीं बना सकते हैं। आप बॉन्ड यहाँ बना सकते हैं, डबल बॉन्ड, यहाँ भी नहीं आप बना सकते हैं। तो बहुत सारी ऐसी पोजीशन ये कार्बन में रह जाएंगी जिसकी कि टेट्रावैलेंसी पूरी नहीं होगी। रेजोनेंस आप पढ़ चुके हैं पीएससी फर्स्ट ईयर में। रेजोनेंस बनाने का एक तरीका होता है कि हर एक कार्बन की या हर एक एटम की या तो वैलेंसी पूरी हो, जहाँ पूरी नहीं हो वहाँ या तो पॉजिटिव चार्ज होगा या नेगेटिव चार्ज। तो देखिए यहाँ इसने अपने इलेक्ट्रॉन पेयर दे दिए तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ गया, और यहाँ वैलेंसी पूरी नहीं है, यहाँ नेगेटिव चार्ज आ गया, जिससे ये पूरी हो गई। कैसे? 1 2 तीसरे इस नेगेटिव चार्ज से, चौथा यहाँ पे क्या लगा? हाइड्रोजन, जो लाइन स्ट्रक्चर में नहीं, क्योंकि दिस इज C6H5, पांचवी पोजीशन सब्सटीट्यूटेड है OH से, एक हाइड्रोजन की जगह यहाँ क्या आ गया? OH ग्रुप। तो इसलिए अब हम मेटा पोजीशन में नहीं रख सकते, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ नहीं आएंगे। अब अगर इसको पैरा पोजीशन में रखें, पैरा पोजीशन में, तो क्या है, हम डबल बॉन्ड यहाँ बना सकते हैं, यहाँ बना सकते हैं, और आप देखेंगे हर एक कार्बन की क्या है? वैलेंसी पूरी है, टेट्रावैलेंसी। 1 2 यहाँ टेट्रावैलेंसी कैसे पूरी है? तीसरा इस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, और चौथा यहाँ लगे हुए हाइड्रोजन से। और ये ऑक्सीजन की तो वैलेंसी जो है पॉजिटिव चार्ज आ गया, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज क्यों आ गया? क्योंकि इसने अपने इलेक्ट्रॉन पेयर कहाँ दे दिए? इस कार्बन पे, इसकी वैलेंसी पूरी करने के लिए, तो इस वजह से इसमें पॉजिटिव चार्ज आ गया है। अब इसी तरह ये इलेक्ट्रॉन पेयर हमने देखा यहाँ आए हैं और यहाँ आ गए कौन सी पोजीशन में? फिर से ऑर्थो। तो इलेक्ट्रॉन ये सब रेजोनेटिंग जो इसके स्ट्रक्चर हैं, किसके? फिनॉल के। तो इसमें ऑक्सीजन के लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऐसा प्रतीत हो रहा है कि पूरे रिंग, ये ऐसे फिनाइल रिंग से निकल के जा रहे हैं, तो पूरी रिंग में क्या कर रहे हैं? इस तरह डीलोकलाइज हो रहे हैं। और कौन से पोजीशन में आए हैं? ऑर्थो पोजीशन में, ये जो इसकी 2 ऑर्थो पोजीशन है, या पैरा पोजीशन में। हेंस दिस phenol therefore is a resonance hybrid of all these structures। क्योंकि देखिए ये रेजोनेंस है ना, रेजोनेंस इज हाइपोथेटिकल, हम इन स्ट्रक्चर्स को एक दूसरे से अलग नहीं कर सकते हैं, तो इनका मिला जुला ये स्वरूप है। मिले जुले स्वरूप में ऑर्थो पोजीशन में हल्का सा नेगेटिव चार्ज है, क्योंकि यहाँ को लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ये जा रहे हैं, यहाँ पे पैरा पोजीशन में है नेगेटिव चार्ज, और ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन्स इस तरह गए हैं, तो इसलिए ऑक्सीजन में है डेल्टा पॉजिटिव, ऑक्सीजन में डेल्टा पॉजिटिव, और रिंग की ऑर्थो और पैरा पोजीशन में डेल्टा नेगेटिव चार्ज। और यही कारण है कि जब इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा तो इलेक्ट्रोफाइल कौन सी पोजीशन में अटैक करेगा? जहां ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हो, डेंसिटी इलेक्ट्रॉन्स की ज्यादा हो, तो कौन सी पोजीशन में ज्यादा है? ऑर्थो में या पैरा में। इसीलिए फिनॉल जब सब्सटीट्यूशन रिएक्शन देता है एरोमेटिक इसकी रिंग की वजह से, इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन, तो वो ऑर्थो और पैरा डेरिवेटिव देता है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। इसीलिए OH ग्रुप को क्या कहा जाता है? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। एंड दिस इज द रीजन व्हाई benzene is highly reactive as far as electrophilic substitution reactions are concerned। और दूसरा, रिएक्टिव होने के अलावा इसमें जो एक्टिवेशन होता है वो कहाँ पोजीशन में होता है? ऑर्थो या पैरा में, क्योंकि डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस जो है OH का, जो डायरेक्ट कर रहा है, गाइड कर रहा है कि इलेक्ट्रोफाइल कहाँ एंटर करे, कहाँ पे एंटर करे, या तो ऑर्थो पोजीशन में जहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, या पैरा पोजीशन। This is because of these the resonance stabilization। अब स्टेबलाइजेशन है हर एक कार्बन की, जहां डबल बॉन्ड नहीं है वहां टेट्रावैलेंसी पूरी है ये इलेक्ट्रॉन पेयर से जो डीलोकलाइज हुआ है, और ऑक्सीजन की तरफ से डीलोकलाइज हुआ है, इसलिए ऑक्सीजन का, क्योंकि
ये पेयर मूव कर गया, उसकी वैलेंसी बढ़ के 2 से 3 हो गई है, इसलिए उसमें कैसा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव, क्योंकि इसने अपने ही तो इलेक्ट्रॉन दिए हैं यहाँ। तो ये हो गया इसका स्ट्रक्चर, और ये है इसमें सारी बॉन्डिंग, जिसकी वजह से ये डीलोकलाइजेशन जो है वो हो रहा है, जिससे ऑक्सीजन में पॉजिटिव चार्ज आ गया, रिंग की ऑर्थो और पैरा पोजीशन में बेंजीन रिंग की नेगेटिव चार्ज, स्लाइट नेगेटिव। हेंस इट गिव्स ऑर्थो पैरा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। एट द सेम टाइम देखिए इसमें टॉटोमेरिज्म भी होगा। टॉटोमेरिज्म क्यों होगा? टॉटोमेरिज्म इसलिए होगा क्योंकि इन ऑल है ना, इन ऑल होने से क्या होगा? इनॉल होने से जब ये स्ट्रक्चर इस तरह बन रहा है तो यहाँ नेगेटिव चार्ज आ रहा है, तो यहाँ से ये क्या खींच लेगा? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज, ये ऑक्सीजन कोशिश करेगा अपना पॉजिटिव चार्ज को नलीफाई करने की, तो H पॉजिटिव निकल आएगा। H पॉजिटिव जैसे ही निकला तो क्या बन गया इसका? कीटोनिक फॉर्म। तो ये तो है इनोलिक, इन डबल बॉन्ड, हाँ OH, और ये है कीटोनिक। तो ये क्या है? कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म। टॉटोमेरिज्म में क्या होता है? टॉटोमर्स जो होते हैं, अनलाइक द रेजोनेंस हाइब्रिड विच कैन नॉट बी, बिकॉज ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स अलग अलग सेपरेट नहीं कर सकते हैं, टॉटोमर्स को इंडिविजुअल ये अलग अलग सेपरेट किया जा सकता है। ये फर्क है इन दोनों में। दूसरा, इसमें डीलोकलाइजेशन, रेजोनेंस में सिर्फ डीलोकलाइजेशन होता है किसका? इलेक्ट्रॉन्स का, पाई इलेक्ट्रॉन्स ये जो मूव कर रहे हैं। ऑन दी अदर हैंड टॉटोमेरिज्म में देयर इज मूवमेंट ऑफ स्मॉल एटम लाइक हाइड्रोजन। तो ये हाइड्रोजन जो है ये H पॉजिटिव यहाँ से निकल जाएगा अपना बॉन्ड यहाँ छोड़ते हुए, तो इसका ऑक्सीजन का पॉजिटिव चार्ज खत्म, और इसको इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएंगे, ये जो कहाँ से आए हैं? ये ऑर्थो पोजीशन में हमने बनाए थे ना यहाँ ऐसे, ये देखिए ऑर्थो पोजीशन में, ऑर्थो पोजीशन में, ऑर्थो पोजीशन में ये यहाँ आ गया, तो इस तरह H, और यहाँ ये रह गया सिर्फ डबल बॉन्ड O। सो दिस इज द कीटो फॉर्म, दिस इज द इनॉल फॉर्म। लेकिन कीटो फॉर्म जो है बहुत ही कम मात्रा में प्रेजेंट होता है। हालांकि ये दोनों एक दूसरे से सेपरेट किए जा सकते हैं, बट बेसिकली phenols exist in this phenolic enol form, not the keto form। ये जो इसका है ये कीटो फॉर्म है, तो ये फिनोलिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें देखिए इतने सारे इसके क्या हैं, ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स। जिस कंपाउंड के जितने ज्यादा रेजोनेंस स्टेबलाइज स्ट्रक्चर वो उतना ही स्टेबल होता है, और ये है इसका रेजोनेंस हाइब्रिड। ये रेजोनेंस स्टेबलाइज स्ट्रक्चर्स, प्लीज रिमेंबर, ये एक दूसरे से अलग नहीं करे जा सकते हैं, ये इसके हाइपोथेटिकल फॉर्म्स होते हैं। जबकि कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म में जो है इलेक्ट्रॉन्स का ही नहीं, स्मॉल एटम लाइक हाइड्रोजन ऑल्सो माइग्रेट, और ये दोनों इंडिविजुअल स्ट्रक्चर्स, इनका अपना अपना वजूद है, ये एक दूसरे से अलग किए जा सकते हैं। जबकि इसमें ये इनोलिक फॉर्म जो है मेजर होता है, कीटो बहुत ही कम मात्रा में प्रेजेंट होता है। पर ये सारे रेजोनेंस हाइब्रिड एक दूसरे से अलग करे नहीं जा सकते। तो आप कहेंगे कैसे पता है रेजोनेंस हाइब्रिड है? इसलिए पता है कि इसकी प्रॉपर्टीज दिखा रही हैं। ऑर्थो पैरा पोजिशन में इस तरह से इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है। मोर ओवर ये तो कार्बन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन है ना, इसका यही मेजरमेंट आना चाहिए, लेकिन जब इसका मेजरमेंट लेते हैं तो ये देखा जाता है कि ये कार्बन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन नहीं, इसका जो वैल्यू आती है बॉन्ड लेंथ की वो डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड के बीच में है। क्योंकि कभी ये डबल बॉन्ड है, कभी ये सिंगल बॉन्ड है, रेजोनेंस हो रहा है ना, कभी डबल बॉन्ड कभी सिंगल बॉन्ड। अब यहाँ पे ये डबल बॉन्ड था, अब यहाँ पे ये क्या है? कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। तो बॉन्ड लेंथ की मेजरमेंट से पता लगता है कि इस तरह का रेजोनेंस इसमें होता है, रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन होता है। तो ये तो थी इसकी स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग, शोइंग दीज रेजोनेंस स्टेबलाइज स्ट्रक्चर्स एंड दिस कीटो एंड द इनॉल फॉर्म। कीटो फॉर्म बहुत ही कम मात्रा में, इनॉल फॉर्म हाईली स्टेबलाइज्ड। तो बेसिकली ये इनॉल फॉर्म में ही फिनॉल्स एग्जिस्ट करते हैं। अब इसके प्रिपरेशन की मेथड्स, कुछ विधियां हम पढ़ेंगे कि कैसे ये प्रिपेयर किया जाता है। तो द फर्स्ट प्रिपरेशन, द मोस्ट कॉमन प्रिपरेशन इज फ्रॉम क्लोरोबेंजीन। अब देख रहे हैं आप, ये क्लोरोबेंजीन है। क्लोरोबेंजीन क्या करना है? सिर्फ Cl ग्रुप को हटाना, उसकी जगह क्या रखना? OH, तो मिल जाएगा फिनॉल। पर ये दिखने में जितना सरल दिख रहा है,
हकीकत में उतना सरल नहीं है, इट इज़ नॉट सो ईजी। आप देखिए टेम्परेचर कितना है यहाँ पे 350 डिग्री सेंटीग्रेड, प्रेशर कितना है 300 एटमॉस्फेयर। इतने हाई टेम्परेचर और प्रेशर में अगर ये NaOH के साथ ट्रीट हम इसको करते हैं तो H इसमें से Cl को निकाल लेगा, यहाँ से निकल गया ये H के साथ ये Cl, जैसे ही Cl निकला तो यहाँ क्या आ गया O नेगेटिव। ठीक है, क्या हो रहा है मैकेनिज्म, Cl निकला नेगेटिव चार्ज लेके और O गया उसकी जगह में, मतलब एक निकला उसकी एवज में O नेगेटिव यहाँ आया, O नेगेटिव Na पॉजिटिव, मतलब सब्सटीट्यूशन हो रहा है। कैसा है ये जो O नेगेटिव है, ये इलेक्ट्रोफाइल तो है नहीं, ये क्या है न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन। क्योंकि आपको मालूम है ना बेंजीन के जो नॉर्मल रिएक्शन रूटीन रिएक्शन होते हैं वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन होते हैं, ना कि न्यूक्लियोफिलिक। ये न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन के लिए इसको बहुत ड्रेस्टिक कंडीशन चाहिए, तभी ये इतने हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर में होता है। और एक Cl निकला, Cl नेगेटिव, उसकी एवज में आया O नेगेटिव Na पॉजिटिव, यानी कि बन गया सोडियम फिनॉक्साइड, सोडियम फिन ऑक्साइड, फिनाइल रिंग से फिन ऑक्साइड O नेगेटिव। अब जैसे इसको एसिडिफाई करेंगे तो क्या होगा, O नेगेटिव के साथ यहाँ आ गया H पॉजिटिव, और ये Cl तो यहाँ पहले था ही, तो ये Cl और Na NaCl ये बना लग गया यहाँ पे। अब क्या होगा, देखिए हमारा फिनॉल बन गया। दिखने में इतना सरल दिख रहा है, लेकिन ड्रेस्टिक कंडीशन में अंडर हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर एक्वस NaOH के साथ जब ये रिएक्ट करा जाता है तो क्लोरोबेंजीन क्या देता है, हमें फिनॉल देता है। ठीक है, एसिडिफिकेशन पे। और इसका नाम है डाउस प्रोसेस, ये वाले मेथड का नाम जो है वो डाउस प्रोसेस है। क्या है मैकेनिज्म, वही न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन, मतलब Cl तो यहाँ से निकल गया, जैसे ही Cl निकलेगा यहाँ से, ये Cl नेगेटिव यहाँ से निकला, अब कैसे निकलेगा, इट इज नॉट सो इजी, क्योंकि ये तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है। तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, एज अ रिजल्ट ऑफ दिस Cl, ये ऐसा नहीं है ये नेगेटिव, ये पूरा कैसे इसमें से निकल जाए, नहीं तो यहाँ तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो कैसे क्या होगा, ये Cl नेगेटिव जो है ये ऐसे निकला कि इसमें OH हमने डाल रखा है, ये OH इसमें से H पॉजिटिव को पुल करेगा, OH नेगेटिव ने H पॉजिटिव को पुल करा, H पॉजिटिव यानी कि अपना बॉन्ड पेयर छोड़ के जैसे ये निकला यहाँ पे, तो देखिए अब ये कार्बन की वैलेंसी पूरी होने लग गई। अब यहाँ से ये Cl नेगेटिव निकल जाएगा, क्योंकि 1 2 तीसरी ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ आया, क्योंकि H पॉजिटिव के फॉर्म में निकला है, तो एक और चौथी वैलेंसी ये वाले बॉन्ड से इस कार्बन की तो अब वैलेंसी पूरी हो गई, तो अब ये Cl इसमें से निकल जाएगा, Cl नेगेटिव। और ये जो बना है यहाँ पे 1 2 3 ट्रिपल बॉन्डेड ये दिख रहा है, sp हाइब्रिडाइज नहीं होता है ये जो आप सोच रहे हैं जैसे एसिटिलीन वगैरह है, नो। नाउ दिस इज एन इंटरमीडिएट नोन एज बेंजाइन। क्यों, क्योंकि ये भी देखिए sp2 हाइब्रिडाइज्ड, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर छूट गया है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर किसने छोड़ा, क्योंकि ये H निकल गया है, OH नेगेटिव ने H पॉजिटिव खींचा, तो बेंजाइन इंटरमीडिएट हाईली रिएक्टिव बहुत ही स्ट्रेन्ड होता है। अब इसमें क्या होगा, अब तुरंत ही इसमें ये जो बॉन्ड पेयर है ये यहाँ पे ये खिसक के इधर आ गया, यहाँ लग गया OH, जो OH नेगेटिव, ये OH नेगेटिव यहाँ पे लग गया OH, क्योंकि जैसे ये खिसक के यहाँ जाएगा ना तो ये छूट जाएगी वेकेंट पोजीशन, स्ट्रेन में है ये। अब जैसे ही यहाँ पे OH आया तो यहाँ पे H2O तो प्रेजेंट है, उससे H पॉजिटिव खिंच के आ गया, तो क्या बन गया, फिनॉल। दिस इज द मैकेनिज्म, न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। अब देखिए पहली स्टेप क्या हो रही है, एलिमिनेशन, ये एलिमिनेट हुआ, ठीक है, निकला ये H पॉजिटिव, बेंजाइन बना, फिर इसमें एडिशन हुआ किसका, इधर OH का और इधर H का, इसमें H पॉजिटिव का, जिससे फिर से OH नेगेटिव बचा रह गया, जिसने शुरू में रिएक्शन यहाँ शुरू करा था पानी से हम, और क्या बन गया, फिनॉल। मैकेनिज्म न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन, ये निकला नेगेटिव, इसके एवज में आया OH नेगेटिव, OH negative is a nucleophile. Hence, nucleophilic substitution taking place through this benzyne mechanism. Elimination, first this is eliminated, then addition. फिर ये OH और इधर H positive ये जुड़ता है. So, this is nucleophilic substitution by this mechanism which is elimination, addition. अब हम देखेंगे ये कैसे facilitate होगा, ये reaction कैसे easily हो सकता है.
कैसे इजिली हो सकता है? कैसे? जब इसमें क्या प्रेजेंट हो? इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। अब हम आते हैं इसके सेकेंड प्रिपरेशन में, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक AR एरोमेटिक में मैकेनिज्म कैसे? जब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप इज प्रेजेंट। अब देखिए NO2 ग्रुप, NO2 N डबल बॉन्ड O, यहाँ पे O, ये नाइट्रोजन 5th ग्रुप में है इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग, ऑक्सीजन 6 ग्रुप में इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग। NO2 ग्रुप अपनी तरफ को रिंग के इलेक्ट्रॉन्स खींचेगा, ठीक है। रिंग के इलेक्ट्रॉन जब ये अपनी तरफ खींचेगा, पैरा पोजीशन में NO2 प्रेजेंट है। अब देखिए OH जो है, OH ये Cl रिप्लेस होगा और इसकी तरफ क्या आ जाएगा? इसकी तरह यहाँ सब्स्टिट्यूट होकर OH बन गया और साथ में बना, जैसे मैंने पहले बताया था, NaCl। पैरानाइट्रोफिनॉल में ये 150 डिग्री सेंटीग्रेड में 1 मोलर NaOH लेके, अब वहीं पे अगर 2 इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट हों तो उस केस में ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड में ही हो जाता है, हमें मिल जाता है फिनॉल। और अगर 3 2 3 5 ट्राई नाइट्रोक्लोरोबेंजीन, ये है 3 है इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, तो उस केस में देखिए कितनी सरलता से हो रहा है ये मैकेनिज्म। और ये रिएक्शन से इजिली हमें क्या मिल जा रहा है? यहाँ पे ट्राई नाइट्रोफिनॉल, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो रहा है और बहुत इजिली हो रहा है। कारण क्या है? अभी हम मैकेनिज्म देखेंगे। कारण वही होगा ना, क्योंकि इंटरमीडिएट जो है NO2 ग्रुप्स उसको स्टेबलाइज करेंगे। ये जो लगे हुए इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स हैं, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स ये प्रेजेंट है ना NO2 ग्रुप्स, ये इंटरमीडिएट को स्टेबलाइज करेंगे। जब एक होगा तो कुछ हद तक स्टेबलाइज होगा। देखिए जब एक भी NO2 ग्रुप नहीं था तो आपने देखा था ना डाउस प्रोसेस, इससे पहले कितने हाई टेम्परेचर प्रेशर में रिएक्शन हो रहा था, Cl की जगह OH आ रहा था। अब जब हमारा NO2 लग गया तो वही हाई टेम्परेचर प्रेशर ना होके अब 150 डिग्रीज में हो गया। जब 2 लग गए क्लोरोबेंजीन में NO2 ग्रुप तो 100 डिग्रीज में हो गया। जब 3 लग गए तो वो 40 डिग्रीज में ही हो जा रहा है, ये 40 डिग्री सेंटीग्रेड में फिनॉल का बनना। कैसे संभव है? अब ये देखें हम इसका मैकेनिज्म किस तरह स्टेबलाइज हो रहा है, उसी पे तो निर्भर है। अब देखिए NO2 ग्रुप जो है किस तरह स्टेबलाइज कर रहा है इसको, OH जो है आया यहाँ। अब ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन किस तरह हुआ इसमें, OH यहाँ लगा न्यूक्लियोफाइल, ये OH नेगेटिव, क्या हुआ? पाई बॉन्ड इधर आ जाएगा, तभी तो ये N यहाँ पे एक बॉन्ड की कमी होगी तभी तो OH आएगा, तो ये आ गया पाई। अब क्या होगा? ये पाई बॉन्ड जो है इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ शिफ्ट हो गया, क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉन्स मिल गए OH से। तो देखिए यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन ये चेंज हो गया ना, 1 2 3 4, इस कार्बन में 4 ग्रुप लगे हैं, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ प्रेजेंट है ऑर्थो पोजिशन में। अब ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है इसको NO2 अपनी तरफ को खींच रहा है। अब ये खिंच के कहाँ चला जाएगा? जब ये यहाँ खिंचेगा यहाँ से तो ये इधर पुल हो गया। अब ये देखिए यहाँ पे चला गया। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस ये चला गया इधर और ये वाला बॉन्ड चला गया यहाँ। मतलब कि N ये पाई डबल बॉन्ड हो, ये इसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग, और अब ये इलेक्ट्रॉन पेयर, क्योंकि ये वाला बॉन्ड पेयर यहाँ खिसक गया, नाइट्रोजन की एक वैलेंसी कम हो गई, 3 होती ना वैलेंसी, 1 2 3, तो ये पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स यहाँ खिंच गए और ये वाला जो इलेक्ट्रॉन पेयर था ये खिंच के यहाँ चला गया। कहने का मतलब है ये यहाँ खिसक के इधर चला जाएगा और ये दोनों तरफ ऐसे, ये यहाँ चला गया तो एक इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ, एक यहाँ, ये वाला यहाँ चला गया तो नाइट्रोजन देखिए इधर पे 1 2 3 वैलेंसी पूरी हो गई। ये क्योंकि ऑक्सीजन 6th ग्रुप में होता है, ये वाले इलेक्ट्रॉन पेयर इधर खिंच गए थे। कहने का मतलब है एक्सटेंडेड हो गया ना ये जो रेजोनेंस है, डीलोकलाइजेशन। NO2 एक ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर था अब देखिए रिंग पे नेगेटिव चार्ज नहीं है, वो खिंच के नाइट्रोजन पे चला गया। अब क्या हुआ इसके बाद, ये इलेक्ट्रॉन पेयर जब इधर गया, कैसे गया? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन पेयर ये वाला वापस गया यहाँ पे, नाइट्रोजन की वैलेंसी पूरी हो गई तो देखिए
ये इलेक्ट्रॉन पेयर नाइट्रोजन ने के से यहाँ मूव हुआ तो इस कार्बन की वैलेंसी पूरी हो गई, ये वाला फिर से वापस चला गया इस ऑर्थो पोजीशन में। तो इलेक्ट्रॉन पेयर या तो कभी इस ऑर्थो पोजीशन में है, कभी इस वाले ऑर्थो पोजीशन में है, और कभी ये इस ऑक्सीजन में है, रिंग के बाहर, एक्सटेंडेड डीलोकलाइजेशन। इस वजह से ये इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो पूरी रिंग में डीलोकलाइज हो रहा है। और ये क्या है, ये हमारा इंटरमीडिएट है, ये फाइनल प्रोडक्ट तो है नहीं। फाइनली क्या होगा, रिंग की एरोमेटिसिटी जो है ना वो डिस्टर्ब हो रही है, तो ये Cl इसमें से ये नेगेटिव चार्ज को जो रिंग में लेता हुआ ये निकल जाएगा। जैसे ये नेगेटिव चार्ज लेता हुआ निकला तो इलेक्ट्रॉन पेयर जो यहाँ था ये वापस इधर चला जाएगा, जो ऑर्थो पोजीशन में आ गया था, क्योंकि OH नेगेटिव से मिले थे ना इलेक्ट्रॉन्स, ये यहाँ आ जाएगा। कहने का मतलब है रिंग की एरोमेटिसिटी फिर से मिल जाएगी, और ये बन गया पैरा नाइट्रोफिनॉल। ये हमारा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो है अब के क्यों इजीली हो गया, क्लोरोबेंजीन के केस में क्यों नहीं हो रहा था, उसमें देखा ना आपने किस तरह हमारा बन रहा था इंटरमीडिएट। और यहाँ के केस में जो प्रोबेबल जो मैकेनिज्म जो बताया जाता है ये क्या है, एडिशन एलिमिनेशन। कैसे, पहले एलिमिनेशन नहीं हुआ, पहले एलिमिनेशन एडिशन में बेंजाइन बना, और यहाँ ये जो हुआ देखिए अब इस केस में क्या हो गया, इस केस में एडिशन हुआ किसका, जैसे डबल बॉन्ड में होता है ना एडिशन, ये डबल बॉन्ड खुल गया, खुल के ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ चला गया, इस कार्बन की एक वैलेंसी कम हो गई, उसमें वैलेंसी कहाँ से आई, OH नेगेटिव ने इलेक्ट्रॉन पेयर दिए, तो ये कार्बन जो है यहाँ पे एलिमिनेशन एडिशन से क्या बना लेता है, इस तरह का कार्बेन आयन। अब कार्बेन आयन अगर आपने पढ़ा होगा, ये कार्बोनियम नहीं है, कार्बन विद नेगेटिव चार्ज इज नोन एज अ कार्बेन आयन। कार्बेन आयन कब स्टेबलाइज होते हैं, जब उसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट हो, जो अपनी तरफ कोई इलेक्ट्रॉन्स खींच ले। तो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इस कार्बेन आयन को स्टेबलाइज करता है, अपनी तरफ को इलेक्ट्रॉन्स खींच के। ये ऑक्सीजन इधर इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो ये वाले इलेक्ट्रॉन्स खींच के नाइट्रोजन की वैलेंसी कम हो गई, नाइट्रोजन की तरफ चले जाएंगे। एज अ रिजल्ट ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ये इधर चला जाएगा, और फाइनली ये जब ऑक्सीजन के ऊपर टोटली डीलोकलाइज हो गया तो इलेक्ट्रॉन पेयर जो कहाँ गया था पैरा पोजीशन में, वो इधर से नाइट्रोजन की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, यानी कि डबल बॉन्ड बन जाएगा, ये दोनों ऐसे रेजोनेटिंग है। तो हमारा इलेक्ट्रॉन पेयर कौन सी दो पोजीशंस में जा रहा है, या तो ऑर्थो में या पैरा में, और पैरा से भी फिर डीलोकलाइज होके फाइनली ऑक्सीजन के ऊपर चला जा रहा है, यहाँ चला गया ना देखिए ये ऑक्सीजन के ऊपर, तभी तो ये पैरा पोजीशन वाला इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ नाइट्रोजन के साथ शेयर हुआ, क्योंकि नाइट्रोजन की एक वैलेंसी कम हो गई जब ये इधर शिफ्ट हुआ, नाइट्रोजन में एक इधर थी एक इधर थी, तो जब ये शिफ्ट हुआ तब जाके नाइट्रोजन की वैलेंसी पूरी हुई। तो इस तरह की डीलोकलाइजेशन से इजिली ये इंटरमीडिएट जो है ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, अब के देखिए नेगेटिव चार्ज दिखा रखा है कहाँ, ऑर्थो पैरा पोजीशन में, और ऑर्थो पैरा पोजीशन का जो नेगेटिव चार्ज है ये स्टेबलाइज कौन कर रहा है, NO2। तो कहने का मतलब है जितने ज्यादा NO2 ग्रुप प्रेजेंट, अब के तो इधर इस ऑक्सीजन से स्टेबलाइज हुआ, पर ऐसा हो सकता है कि यहाँ कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग हो, यहाँ पाई बॉन्ड हो, तो इससे स्टेबलाइज होगा। कहने का मतलब ये है जितने NO2 ग्रुप ज़्यादा प्रेजेंट होंगे उतना ही हमारा ये इंटरमीडिएट स्टेबलाइज होगा, क्योंकि NO2 अपनी तरफ को इलेक्ट्रॉन पेयर खींचेगा, और उतना ही इजिली ये मैकेनिज्म संभव होगा, जिसके लिए प्रपोज किया गया एडिशन एलिमिनेशन। पहले एलिमिनेशन नहीं, पहले एडिशन, उसके बाद क्या एलिमिनेट हुआ, Cl नेगेटिव, ये निकल गया ना Cl नेगेटिव, जैसे ये नेगेटिव निकला तो ऑर्थो पोजीशन का ये इलेक्ट्रॉन पेयर फिर वापस यहाँ चला गया, और एरोमेटिसिटी इसकी बरकरार रही, मेंटेन्ड रही, क्योंकि एरोमेटिक है, ये एरोमेटिसिटी की वजह से ही तो इसमें स्टेबलाइजेशन है। अगर ये एरोमेटिक रिंग नहीं होती तो उतना स्टेबलाइजेशन नहीं होता। पाई रिंग ऑफ सर्कुलेटिंग इलेक्ट्रॉन्स, यू नो एरोमेटिक कंपाउंड्स आर हाईली स्टेबल, तो एरोमेटिसिटी इसकी वापस आ गई। SNAR मैकेनिज्म, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक, किसमें, एरोमेटिक। तो कहने का मतलब है उसमें हमने इससे पहले देखा था एलिमिनेशन एडिशन, अब हमने देखा है एडिशन एलिमिनेशन। हेंस
more the number of NO2 groups, more will be the stabilization. इसलिए अगर 3 NO2 ग्रुप्स हो तो 40 डिग्री सेंटीग्रेड में ही ये रिएक्शन संभव है। अब यहाँ तो दिखा रखा है, देखिए 2 NO2 ग्रुप जब प्रेजेंट हो तो उस केस में भी तो ऐसे ही बनेगा ना। ये OH यहाँ आ गया, ये इलेक्ट्रॉन पेयर खींच के जा रहा, कौन खींच रहा है? NO2, तभी ऐसे ही नहीं चला गया इस पोजिशन में ऑर्थो में। जैसे ये खींच के यहाँ गया तो इस, क्योंकि NO2 अपनी तरफ को लगातार खींच रहा है रेजोनेंस से भी और इंडक्टिव इफेक्ट से भी, तो ये खींच के यहाँ को चला गया जैसे ही, तो इसकी कार्बन की एक वैलेंसी कम हो गई, एक इलेक्ट्रॉन पेयर वो कहाँ से आया? OH नेगेटिव से, OH तो एडिशन हो गया। अब इस तरह ऑर्थो पोजीशन और पैरा पोजीशन जो है वहाँ ये इलेक्ट्रॉन पेयर डीलोकलाइज होगा, साथ में ऑक्सीजन की तरफ भी होगा, क्योंकि हमने देखा ना इससे पहले कैसे ऑक्सीजन में भी ये डीलोकलाइज होके आ गया था। तो एज ए रिजल्ट ऑफ दिस इंटरमीडिएट विल बी हाईली स्टेबल। और यहाँ 2 लगे हैं देखिए NO2 ग्रुप, तो यहाँ एक ही NO2 में नहीं होगा ये डीलोकलाइज, ये दूसरे NO2 के ऑक्सीजन में भी डीलोकलाइज होगा, यहाँ की तरफ भी जाएगा, ये तो और भी स्टेबल हो जाएगा। ये नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइज होके यहाँ चला जा रहा है, डेल्टा नेगेटिव आपको दिख रहा है ना ऑक्सीजन के ऊपर लिखा हुआ 1 2 3 4। अब इस एडिशन के बाद कार्बन आयन से ये Cl भी तो अपनी तरफ को इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, क्योंकि ये क्या है 7th ग्रुप में प्रेजेंट है, ये इस इलेक्ट्रॉन पेयर को लेते हुए निकल गया, और ये वाला इलेक्ट्रॉन पेयर जो डीलोकलाइज हुआ था ये चला गया वापस, मतलब एरोमेटिक हमें कंपाउंड फिनॉल मिल गया 100 डिग्री सेंटीग्रेड में। वहीं पे अगर 3 प्रेजेंट हो तो देखिए डीलोकलाइजेशन और भी बढ़ जाएगा, NO2 O नेगेटिव O नेगेटिव, NO2 और ये डेल्टा नेगेटिव NO2 डेल्टा नेगेटिव। तो 3 NO2 ग्रुप्स जो हैं वो इस इलेक्ट्रॉन पेयर को स्टेबलाइज कर रहे हैं इस इंटरमीडिएट में। एज ए रिजल्ट ऑफ दिस ये 40 डिग्री सेंटीग्रेड में ही ये एडिशन पहले OH नेगेटिव का एडिशन होता है, एलिमिनेशन फिर Cl नेगेटिव का इसमें से एलिमिनेशन होता है। एडिशन एलिमिनेशन, रिमेंबर बेंजाइन वाज एलिमिनेशन एडिशन, क्योंकि उसमें पहले एलिमिनेशन हुआ था। देखिए इसको कंफ्यूज मत करिएगा, यहाँ पहले क्या हुआ था? एलिमिनेशन। कैसे? यहाँ से H पॉजिटिव निकला था, H पॉजिटिव जब ये निकला था तो यहाँ बन गया था ये ट्रिपल बॉन्डेड, तभी जैसे एसिटिलीन कहते हैं इसको, कहते हैं बेंजाइन, YNE लग जाता है, हाईली रिएक्टिव, बहुत ही स्ट्रेन्ड में होता है ये। अब क्या होगा? यहाँ H यहाँ पे ये इधर शिफ्ट हो जाएगा तो यहाँ H पॉजिटिव, और ये जो वैकेंसी यहाँ छूटेगी, एक बॉन्ड कम होगा, वहाँ लग जाएगा OH नेगेटिव, हेंस एलिमिनेशन देन एडिशन। ऑन द अदर हैंड यहाँ क्या हो रहा है? पहले ये वाले केसेस में पहले क्या हो रहा है? इसमें एडिशन, फिर ये एडिशन OH नेगेटिव का, उसके बाद फिर ये एलिमिनेशन। तो मोर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप्स दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस मोस्ट इजिली। जब 3 NO2 ग्रुप लगे हो तो क्लोरोबेंजीन उस केस में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है बहुत इजिली हो जाएगा, क्योंकि कार्बन आयन जो है ये NO2 ग्रुप्स इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से जो रेजोनेंस के द्वारा भी स्टेबलाइज करेंगी, इंडक्टिव इफेक्ट से भी, एंड रेजोनेंस इफेक्ट इज वेरी प्रोमिनेंट ओवर हियर, क्योंकि ये इस तरह से ये खिंच करके इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ चला गया और यहाँ का इलेक्ट्रॉन पेयर इधर चला गया। तो हाई लेवल ऑफ स्टेबिलिटी, और ये रिएक्शन एडिशन एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन जो न्यूक्लियोफिलिक है वो बहुत ईजिली हो जाएगा। सो एडिशन एलिमिनेशन जो है ये sp2 या sp हाइब्रिडाइज कार्बन एटम में होते हैं, क्योंकि हमारे उसमें नहीं होंगे, जो हमने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो आपने एल्काइल हैलाइड्स वगैरह में पढ़े हैं, ये उसमें नहीं होते हैं, ये उसी में होते हैं जहां हमारा जो कार्बन एटम है वो कैसा हो, या तो sp2 या sp हाइब्रिडाइज्ड हो। तो इसको हम क्या कहेंगे? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। कैसा? एरोमेटिक, तब ये AR लिखते हैं यहाँ पे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, टू डिस्टिंग्विश इट फ्रॉम द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस वी हैव स्टडीड अर्लियर। ये एरोमेटिक कंपाउंड्स का इसका मैकेनिज्म है जो इस तरह होता है। अब देखिए डाउस प्रोसेस पढ़ी, फिर हमने पढ़ा कि कैसे उसको मॉडिफिकेशन, उसमें NO2 अगर मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, NO2 इज हाईली इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, वो लगे हों, जितने ज़्यादा NO2 ग्रुप लगे हों तो ये प्रोसेस जो है फिर इजी हो जाती है, सिंपल हो जाती है, क्योंकि इसमें
सिंपल अब हमारा होगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, बट not of the aliphatic kind but of the aromatic kind. The mechanism therefore is different. उसमें तो कार्बोनियम आयन बनता है और यहाँ क्या बन रहा है, देखिए कार्बेन आयन बन रहा है। हम पहले एडिशन हो रहा है, फिर इस तरह एलिमिनेशन हो रहा है। अब ये वही प्रोसेस जब 2 प्रेजेंट है, ये वही प्रोसेस जब 3 NO2 ग्रुप हैं। तो 3 NO2 ग्रुप में डीलोकलाइज हो जा रहा है हमारा नेगेटिव चार्ज, तो ये 40 डिग्री सेंटीग्रेड में ये मैकेनिज्म इजीली हो जा रहा है। कौन सा मैकेनिज्म? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। क्या मिल गया हमें? 2 4, ये देखिए 1 2, हाँ 2 3 4 5 6 2 4 6, हाँ 1 2, देखिए ट्राइनाइट्रो हो गया ना फिनॉल, जिसको आप क्या नाम कहते हैं, इसका एक पर्टिकुलर नाम भी होता है, अभी हम पढ़ेंगे उसके विषय में, क्योंकि हाईली एसिडिक भी होता है। अब ये थर्ड मेथड एल्कली फ्यूजन किस तरह, देखिए अब क्या हमने क्या लिया, सोडियम बेंजीन सल्फोनेट ना, HSO3 होता तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड, H पॉजिटिव की जगह आ गया उसका Na पॉजिटिव यानी कि सोडियम सॉल्ट। ये इसका अगर फ्यूजन करा जाए ना NaOH के साथ तो क्या होगा उस केस में सिंपली ये होगा कि ये बन गया यहाँ NaOH, देखिए O नेगेटिव Na पॉजिटिव, यहाँ से ये निकल गया Na2SO3, ये निकल जाएगा यहाँ से, और हमें मिल जाएगा फाइनली OH। तो ये NaOH के साथ रिएक्शन में NaOH मतलब एल्कली के साथ हम इसको फ्यूज करें तो क्या मिल जाता है उससे हमें फ्यूजन के बाद पहले तो सोडियम फिनॉक्साइड मिलेगा, ठीक, सोडियम फिनॉक्साइड मतलब O नेगेटिव Na पॉजिटिव, और यहाँ से निकल जाएगा NaHSO3। फिर फाइनली H पॉजिटिव की प्रेजेंस में O नेगेटिव के साथ लग गया H पॉजिटिव मतलब फिनॉल, Na निकल गया तो अल्टीमेटली क्या निकला इसमें से Na2SO3, हमारा बन गया फिनॉल। इस ग्रुप की तरह जगह ये ग्रुप आ गया, तो एल्कली फ्यूजन किसका, सोडियम बेंजीन सल्फोनेट। अब ये देखिए सोडियम बेंजीन सल्फोनेट तो है, पैरा पोजीशन में क्या लगा है, CH3 ग्रुप। CH3 ग्रुप जो है इसकी प्रेजेंस में रिएक्शन यहाँ प्रेजेंट है, फिर से ये SO3 Na वही निकलेगा, पहले बन जाएगा O नेगेटिव Na पॉजिटिव, ये O नेगेटिव Na पॉजिटिव, और फिर O के साथ क्या लग गया H पॉजिटिव, ठीक है। ये H पॉजिटिव जो है इसके साथ लगा तो क्या बन गया, अब हम आपको पता है ना जब CH3OH साथ प्रेजेंट हो तो उसको कहते हैं बेंजीन रिंग में क्रिसॉल। अब पैरा में प्रेजेंट है तो इसको कहेंगे पैरा क्रिसॉल। ये पैरा क्रिसॉल बनाने की एक अच्छी मेथड है by fusion of alkali fusion of sodium benzene sulfonate. This is a good method of preparing paracrisol. Paracrisol मतलब जब OH की पैरा पोजीशन में CH3 ग्रुप हमारा प्रेजेंट हो उसको कहते हैं पैराक्रिसॉल। तो ये हमारी थर्ड मेथड हमने पढ़ ली। अब देखते हैं हम नेक्स्ट मेथड जो कि है क्यूमीन से। अब क्यूमीन क्या होता है, बेंजीन के साथ अगर हमारा आइसोप्रोपाइल ग्रुप लग जाए तो उसको कहते हैं क्यूमीन। कैसे लगे, अब ये है बेंजीन, ठीक। अब ये बेंजीन से हमने पहले बनाई, ये देखिए क्यूमीन, आइसोप्रोपाइल बेंजीन या क्यूमीन। किस तरह इसको रिएक्शन करवाया, ये फ्रिडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन कह लीजिए इसको। ये फ्रिडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन कैसे, देखिए ये प्रोपीन है CH3 CH CH2। अब क्या होगा फ्रिडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन में, फ्रिडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन सिंपली दिस CH3, क्योंकि CH3 एक है, CH CH2। अब ये जो CH है ये CH, ये CH वाली पोजीशन से एल्काइलेशन हो रहा है, फ्रिडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन बेंजीन का H3PO4 की प्रेजेंस में होता है ये। तो ये CH यहाँ, क्योंकि देखिए इलेक्ट्रॉन पेयर है ना यहाँ पे, तो इसमें मालूम है ना हमको इसमें कि क्या होगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब इसकी प्रेजेंस में दिस विल एक्ट एज एन इलेक्ट्रोफाइल, ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह अटैक यहाँ पे करेगा। इलेक्ट्रोफाइल मतलब दिस इज इलेक्ट्रॉन लविंग, सो दिस विल अटैक एट दिस पोजिशन CH group and over here we have CH3। यहाँ क्योंकि यहाँ से आ जाएगा H पॉजिटिव ना, तो यहाँ भी CH3 यहाँ भी CH3 और
CH3 कैसे, H पॉजिटिव यहाँ आया CH2 में, यहाँ जुड़ा ना, जहाँ ज़्यादा H होते हैं उसके साथ H ही जुड़ता है, तो ये बन गया CH3, ये एक CH3 था, ये रह गया CH, इसमें पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोफाइल यहाँ अटैक करेगा तो बन गया हमें क्या, क्यूमीन। फ्रिडल क्राफ्ट्स एल्काइलेशन, एल्काइलेशन हो गया, ये पूरा एल्काइल ग्रुप है, CH3 CH3 CH, CH2 में H पॉजिटिव जुड़ा तो क्या बन गया ये CH3, क्योंकि मार्कोनी कॉफिडिशन यहाँ पे H पॉजिटिव इसके साथ, CH3 CH3 CH, यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज विल एक्ट एज एन इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रॉन लविंग, ये इधर आया, जैसे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होते हैं, सिग्मा कॉम्प्लेक्स बना, फाइनली इसमें से H पॉजिटिव निकल गया एंड वी गेट क्यूमीन, आइसोप्रोपाइल बेंजीन या क्यूमीन। अब ये आइसोप्रोपाइल बेंजीन C6H5 CH CH3 CH3, this when it is oxidized we will get C6H5 CH3 CH3 COOH, ये H और कार्बन के बीच में दो ऑक्सीजन यहाँ इंसर्ट हो गए, यानी कि हाइड्रोपरऑक्साइड बन गई, हाइड्रोपरऑक्साइड, परऑक्साइड ये ऑक्सीजन है एक यहाँ है। अब जैसे ही इसमें हम H पॉजिटिव डालेंगे H2O के प्रेजेंस में, ये क्या दे देगा, ये हमें दे देगा C6, एक तो निकल जाएगा यहाँ से CH3 CO CH3 एंड एट द सेम टाइम वी आर लेफ्ट विथ C6H5OH। ये रीअरेंजमेंट हो रहा है, कैसा रीअरेंजमेंट हो रहा है, देखिए ये कार्बन था ना, ये OH यहाँ से हट के कहाँ चला गया, C6H5 के साथ, तो बन गया C6H5OH, और ये CH3 C डबल बॉन्ड O, इसको कहते हैं क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड जो है रिएक्शन, ये एक रीअरेंजमेंट रिएक्शन होता है, क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड का रीअरेंजमेंट C6H5 CH3 CH3OOH क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड, ये तो क्यूमीन है, यहाँ तक तो आप समझ गए ना, ये फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन से बनती है, जब प्रोपीन जो है H3PO4 के प्रेजेंस में CH पे यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, क्योंकि ये डबल बॉन्ड खुला है, यहाँ पे H पॉजिटिव आया, ये बन गया CH3, ये CH3 कार्बन पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन लविंग, ये यहाँ आया तो इलेक्ट्रोफिलिक्स यहाँ से यहाँ आया तो यहाँ से H पॉजिटिव निकल गया, तो ऑटोमेटिकली हमें क्या मिल गया, आइसोप्रोपाइल बेंजीन या क्यूमीन। इसका ऑक्सीडेशन करें तो C और H के बीच में क्या इंसर्ट हो गया, दो ऑक्सीजन, तो बन गया OOH क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड। इसी के रीअरेंजमेंट से ये OH तो C6H5 के साथ शिफ्ट हो गया, और क्योंकि इसकी एक वैलेंसी कम हो गई ऑक्सीजन की, तो यहाँ बन गया ये डबल बॉन्ड CH3 CO CH3। तो किस तरह ये रीअरेंजमेंट रिएक्शन होता है क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड का, जिससे हमें फिनॉल मिले। देखिए C है C6H5 CH3 CH3 OOH, ये तो हो गया क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड। अब इसमें H पॉजिटिव जैसे ही मतलब एसिडिक तो डालेंगे तो ये H पॉजिटिव OH ग्रुप के लोन पेयर से इलेक्ट्रॉन लेगा, तो आ गया यहाँ H पॉजिटिव, जैसे ये लोन पेयर के साथ आया तो आपका ये क्या बन गया, HO, ऑक्सीजन में पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि ऑक्सीजन ने अपने वैलेंस नॉन बॉन्डेड ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये दे दिए हैं H पॉजिटिव को, तो ऑक्सीजन की वैलेंसी बढ़ के 2 से 3 हो गई, तो इसके पॉजिटिव चार्ज, इसके इलेक्ट्रॉन्स क्योंकि इसने दे दिए हैं इसकी, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन्स की कमी। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस ऑक्सीजन अपनी तरफ को इलेक्ट्रॉन्स खींचेगा, ये साथ में लगे हुए दूसरे इलेक्ट्रॉन से, दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ कहाँ से आए, क्योंकि देखिए ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर है, ये ऑक्सीजन कहाँ से आया, ये ऑक्सीजन आया जब C6H5 CH3 CH था ना क्यूमीन, उसको जब ऑक्सीडेशन करा, दो ऑक्सीजन इंसर्ट हो गए C और H के बीच में, तो ये दूसरा वाला ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन ने तो H पॉजिटिव एसिडिक के साथ ये HO, इसने अब अपनी तरफ को इलेक्ट्रॉन खींचेगा लगे हुए ऑक्सीजन से, तो और इस ऑक्सीजन के लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ चले जाएंगे। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल H2O निकल आएगा, जैसा आपको ध्यान है अल्कोहल्स में होता है, क्योंकि अब ये अच्छा लीविंग ग्रुप हो गया,
ये सिग्मा बॉन्ड अब ये टूट जाएगा। सिग्मा बॉन्ड तोड़ना सरल नहीं होता, अभी टूट जाएगा क्योंकि ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, पॉजिटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रॉन पेयर इधर को खींचेगा, तो ये H2O न्यूट्रल स्टेबल मॉलिक्यूल निकल गया। और अब इस ऑक्सीजन में एक इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो गई, इसकी वैलेंसी कम हो गई है, क्योंकि एक वैलेंसी यहाँ से पूरी है, दूसरी तो है नहीं, तो इसलिए इस ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, एक ही वैलेंसी तो है, तो ऑक्सीजन बाइवैलेंट होता है। तो इलेक्ट्रॉन की कमी, पॉजिटिव चार्ज। अब जब इसमें पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा तो क्या होगा, ये पॉजिटिव चार्ज आने से अब ये इलेक्ट्रॉन्स खींचेगा। इलेक्ट्रॉन्स इसको इजीली कहाँ से मिलेंगे, आपको मालूम है फिनाइल रिंग जो होती है इट इज वेरी रिच इन इलेक्ट्रॉन्स, तो दिस पीएच रिंग, फिनाइल रिंग, एरोमेटिक रिंग विल मूव टुवर्ड्स दिस ऑक्सीजन। तो ये रीअरेंज हो गया, देखिए ऑक्सीजन की तरफ को ये कार्बन एटम से, क्योंकि ये साथ में जुड़ा हुआ है, अगल बगल ही है, तो इजीली खींच के फिनाइल रिंग यहाँ आ गई। वेरी इंटरेस्टिंग रीअरेंजमेंट। ये इसके ऊपर आ गई, तो ऑक्सीजन की वैलेंसी तो पूरी हो गई, लेकिन कार्बन में तो अब एक वैलेंसी कम हो गई, क्योंकि कार्बन जुड़ा था ना फिनाइल रिंग के साथ। यहाँ 1 2 3 4, अब इस कार्बन की वैलेंसी हो गई 1 2 3, एक वैलेंसी कम, तो इसमें पॉजिटिव चार्ज कार्बोकैटायन बन गया। ये आयन जो था जब ऑक्सीजन में पॉजिटिव चार्ज था तो उसको कहते हैं ऑक्सोनियम आयन। ये आयन जो था बना जब कार्बन में पॉजिटिव चार्ज, तो उसको कहते हैं कार्बोकैटायन। अब कार्बोकैटायन अपने आप को कैसे स्टेबलाइज करेगा, ये लगे हुए ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन पेयर खींचेगा। तो देखिए रेजोनेंस स्टेबलाइज स्ट्रक्चर, कभी कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, अब यहाँ पे फिर से ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज। जैसे ही इसमें पानी डला तो पानी H2O, अब H2O में फिर से ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से कार्बोकैटायन को दे सकता है, ऑक्सीजन ने अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो यहाँ ये OH2 ये अटैच हो गया H2O, यहाँ पे शुरू में निकला था ना H2O, अब ये यहाँ अटैच हो गया H2O। अब जैसे ही यहाँ H2O लगा तो देखिए ऑक्सीजन की वैलेंसी तो फिर से बढ़ के 2 से 3 हो गई, वही स्थिति हो गई जैसे यहाँ थी। बस फर्क ये है कि पहले ये H2O इस ऑक्सीजन के साथ लगा था, अब ये H2O कहाँ लगा है, कार्बन के साथ। रीअरेंजमेंट हो रहा है, इधर से उधर शफल कर रहा है एक ही मॉलिक्यूल के अंदर। अब यहाँ आ गया H2O, अब आप समझ सकते हैं आगे क्या होगा। आगे यही होगा कि ये H अपना पॉजिटिव चार्ज लेके इसमें से निकल जाए, पॉजिटिव चार्ज लेके H पॉजिटिव निकला तो क्या बन गया CH3 CH3, एक तरफ तो OH क्योंकि OH ही तो रह गया, और दूसरी तरफ OPH। अब इसमें H पॉजिटिव पहले निकला था, वो प्रेजेंट है ना H पॉजिटिव। अब ये H पॉजिटिव जो है इसने कहाँ अटैक करा, इस ऑक्सीजन पे, पहले यहाँ से निकला अब यहाँ अटैक करा, तो अब ये नीचे वाले ऑक्सीजन पे आ गया जो पॉजिटिव चार्ज पहले कार्बन पे था, अब वो इस ऑक्सीजन पे आ गया। अब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया तो क्या होगा, फिर से ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ को खींचेगा, और ये इलेक्ट्रॉन पेयर कार्बन की तरफ से खींचा, कार्बन में इलेक्ट्रॉन्स की कमी होने लग गई, यहाँ ये खिंच के आ गया तो पूरा क्या निकल गया C6H5OH, और यहाँ कार्बन में इलेक्ट्रॉन्स की कमी हुई तो उसने ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन्स खींचे, ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना लिया, तो ऑक्सीजन में पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और ऑक्सीजन का पॉजिटिव चार्ज तो इजीली निकल सकता है, क्यों, इसमें से H पॉजिटिव निकल गया तो बन गया CH3 C डबल बॉन्ड O, CH3 C डबल बॉन्ड O प्लस C6H5OH, फिनॉल बन गया। अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग रीअरेंज क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसी मॉलिक्यूल के अंदर ये क्या था, क्यूमीन हाइड्रो परऑक्साइड कैसे बना, फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन से जब प्रोपीन ने रिएक्ट करा तो CH3 मतलब ये CH2 पे, यहाँ पे एक यहाँ H पॉजिटिव आया क्योंकि H3PO4 की प्रेजेंस में रिएक्शन था, तो ये CH3, ये CH3, ये इलेक्ट्रॉन पेयर यूज हो गया ना, कार्बन की वैलेंसी कम तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज, ये इलेक्ट्रोफाइल इसने यहाँ अटैक करा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, और बन गया आइसोप्रोपाइल बेंजीन या क्यूमीन। इसका ऑक्सीडेशन करा तो C और H के बीच में इंसर्ट हो गया ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन इंसर्ट हो गया तो बन गया क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड। अब जब इसमें हम इसको एसिडिफाई करेंगे वाटर की प्रेजेंस में तो हमें फिनॉल मिल जाएगा और एसीटोन, दो इंपॉर्टेंट बाय प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, ये एसीटोन मिल रहा है CH3COCH3 और ये फिनॉल मिल रहा है। तो कहने का मतलब है इसी के अंदर ये रीअरेंज हुआ, ये OH ग्रुप कहाँ चला गया है C6H5 के साथ, इसको हम कहते हैं क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड रीअरेंजमेंट। किस तरह हुआ ये,
OOH, H पॉजिटिव जैसे ही डाला, H पॉजिटिव ने यहाँ अटैक करा तो ये H2O पूरा निकल गया। H2O निकल गया तो ऑक्सोनियम आयन बन गया, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। इस ऑक्सीजन ने अपनी तरफ को ये इलेक्ट्रॉन रिच रिंग खींची, एरोमेटिक रिंग, तो बन गया हमारा क्या, इस तरह यहाँ पे रिंग खींची तो OC6H5, लेकिन अब इस कार्बन की वैलेंसी एक कम हो गई, कार्बोकेटायन बन गया। ये तो था ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज ऑक्सोनियम आयन, ये कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज कार्बोकेटायन। अब कार्बोकेटायन में क्या होगा, ये कार्बोकेटायन जो है ये अपने को स्टेबलाइज करेगा ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन्स लेके, तो ये दोनों रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स हो गए, ये अपने को स्टेबलाइज कर रहा है। जब कुछ हद तक स्टेबलाइज होगा तभी तो आगे को रिएक्शन बढ़ेगा। अब कार्बन पॉजिटिव जो है, पानी जो यहाँ पे निकल चुका, उसके ऑक्सीजन से लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं, ये कार्बन की वैलेंसी को पूरा कर देंगे, 1 2 3 4, पर ऑक्सीजन ने लोन पेयर दे दिए तो ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज कैसे हटे, H पॉजिटिव निकल गया यहाँ से। H पॉजिटिव जैसे ही यहाँ से निकला तो एक तरफ हो गया OH, ये OH में, और ये OPH। अब ये पॉजिटिव चार्ज H पॉजिटिव यहाँ से निकला, अब ये इलेक्ट्रॉन रिच जहाँ अटैच्ड है OPH, क्योंकि ऑक्सीजन है लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, उसके साथ इलेक्ट्रॉन रिच रिंग है, फिनाइल रिंग है, एरोमेटिक रिंग, तो ये यहाँ अटैक करेगा। यहाँ जैसे अटैक करेगा फिर से ऑक्सीजन में पॉजिटिव चार्ज आ गया, ऑक्सीजन ने ये अपनी तरफ को इलेक्ट्रॉन पेयर खींचा और बन गया C6H5OH। ये C6H5 है ना, PH का मतलब क्या है, फिनाइल रिंग, C6H5OH फिनॉल बन गया। और दूसरी तरफ CH3 C डबल बॉन्ड OH, ऑक्सीजन की वैलेंसी फिर बढ़ जाएगी तो H पॉजिटिव फिर निकल जाएगा यहाँ से और बन जाएगा CH3CO, यानी कि एसीटोन। क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड रीअरेंजमेंट टू गिव फिनॉल, अ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन एंड एट द सेम टाइम अ वेरी इंपॉर्टेंट रीअरेंजमेंट। अब हम देखें कुछ एक और प्रिपरेशन के मेथड, जैसे कि हाइड्रोलिसिस किसका, यह है बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट C6H5N2HSO4, N2Cl तो बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, ये बेंजीन डायजोनियम बाइसल्फेट, ये जो है इसको अगर हम पानी के साथ गर्म करें तो क्या बन गया, यहाँ पे N2 निकल जाएगा, H और H2SO4 निकल जाएगा, H पॉजिटिव, यहाँ रह गया OH नेगेटिव, वो यहाँ आ गया, बन गया फिनॉल। तो बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट के हाइड्रोलिसिस से हमें मिल जाता है फिनॉल। दूसरा, अगर फिनोलिक एसिड्स को, फिनोलिक एसिड, ये फिनोलिक एसिड है, देखिए OH है और यहाँ पे COH है, जब ये दोनों ऑर्थो पोजीशन में होते हैं इसको हम कहते हैं सैलिसिलिक एसिड। तो इसका डीकार्बोक्सिलेशन, सोडा लाइम डालें तो ये CO2 निकल जाएगा इसमें से, है यहाँ से CO2 निकल गया, तो क्या बन जाएगा, पहले OH के साथ O नेगेटिव Na पॉजिटिव, मतलब हमें मिल गया क्या, इसका सोडियम फिनॉक्साइड। हाइड्रोलिसिस से अब एसिड की प्रेजेंस में क्या बन गया, ये फिनॉल। तो ये डीकार्बोक्सिलेशन फिनोलिक एसिड का हो तो उससे भी हमें क्या मिलता है, फिनॉल। या डायरेक्टली अगर ऑक्सीडेशन करें बेंजीन का, बेंजीन N2O के साथ अगर इसका ऑक्सीडेशन करें तो हमें फिनॉल मिलता है नाइट्रस ऑक्साइड के साथ। हाँ, और इसको ग्रीन मेथड भी कहते हैं इसको बनाने की, फिनॉल बनाने की, क्योंकि नाइट्रोजन जो है वो यहाँ निकला और यहाँ C6H5 एक ये यहाँ पे लग गया O, और H जो इस रिंग से निकला होगा ना H, वो यहाँ पे लग गया C6H5OH। तो इससे हमें चाहे हम ये लें या हम ये लें C6H5CH3, इस केस में क्या होगा, ये टॉल्वीन है ना, टॉल्वीन के केस में तो ये CO2 निकल जाएगा इस केस में, और वहाँ पे उसकी जगह क्या आ जाएगा, ऑक्सीडाइज ही हुआ है ये ऑक्सीडेशन, क्योंकि CH3 ग्रुप ऑक्सीडाइज हो गया इनटू CO2 एंड H2O। कार्बन के साथ भी ऑक्सीजन लग गई, H के साथ भी ऑक्सीजन लग गई, बन गया पानी और CO2, और यहाँ आ गया OH by direct oxidation of what we can say is toluene. This next method, direct oxidation of toluene, ऑक्सीडेशन हो रहा है टॉल्वीन का। तो ये हमारी कुछ एक मेथड थी जो हमारी थी, किसकी वजह से, सारी मेथड्स जो हमने प्रिपरेशन की करी, हमने देखा
कि एरोमेटिक रिंग में जब OH ग्रुप लगा हुआ है तो उसको हम क्या कहते हैं, एरोमेटिक रिंग, फिनाइल रिंग से फीन, OH ग्रुप को आईयूपैक में कहते हैं ऑल, तो फिनॉल। ये फिनॉल जो है अलग से क्यों पढ़ा जाता है भाई, एरोमेटिक रिंग है तो इसकी प्रॉपर्टीज एलिफेटिक अल्कोहल से फर्क होंगी। मोर ओवर एलिफेटिक अल्कोहल्स में तो हमने देखा था ना sp3 हाइब्रिडाइज के साथ कार्बन के साथ OH लगा था, यहाँ sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन के साथ OH लगा है, तो ये दो किस्म की प्रॉपर्टीज शो करेगा। OH ग्रुप की वजह से इसकी कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी, कुछ होंगी इसकी इस एरोमेटिक रिंग से। एरोमेटिक रिंग जहाँ है तो ऑटोमेटिकली रेजोनेंस होगा, और इस रेजोनेंस में इसके साथ क्योंकि sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है पार्टिसिपेट OH ग्रुप भी करेगा, क्योंकि ये OH ग्रुप के इलेक्ट्रॉन्स जो हैं कहाँ क्या होते हैं, ये सारे डीलोकलाइज हो जाते हैं। डीलोकलाइज होके ये कहाँ आते हैं, ऑर्थो पोजिशन में या पैरा पोजिशन में। तो ऑर्थो और पैरा पोजिशन तो इलेक्ट्रॉन रिच हो गई हमारी, इलेक्ट्रॉन रिच हो गई, तो इसलिए जब इसमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा तो ये देगा ऑर्थो डेरिवेटिव या पैरा, ऑर्थो पैरा डेरिवेटिव्स बनते हैं, इसलिए OH ग्रुप को ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप भी कहते हैं, क्योंकि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ऑर्थो और पैरा पोजिशन में इलेक्ट्रॉन्स पेयर डीलोकलाइज होते हैं, जिसका यहाँ पे हमने ये स्वरूप दिखा रखा है। इसका ये है सिग्मा बॉन्डिंग, इसका सिग्मा बॉन्ड फ्रेमवर्क बीच में, और ये जो रेड डैश से दिखा रखा है ये है इसका पाई फ्रेमवर्क। तो दिख रहा है किस तरह ये इलेक्ट्रॉन पेयर डीलोकलाइज रिंग में, और साथ में OH ग्रुप के जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भी डीलोकलाइजेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ऑक्सीजन की जो दो वैलेंसी है वो कैसे पूरी होती है, एक हाइड्रोजन के साथ सिग्मा बॉन्ड और एक कार्बन के साथ। कार्बन कौन सा, जो फिनाइल रिंग का हमारा कार्बन है, एरोमेटिक रिंग का कार्बन है उसके साथ। नाउ दिस डीलोकलाइज स्ट्रक्चर is highly stable. This is the phenol structure with oxygen having positive charge and the ortho or the para position bearing the negative charge. Besides this, of course, ये keto-enol tautomerism भी show करता है. This is the keto form and this is the enol form. कैसे keto form? क्योंकि यहाँ negative charge है, हमने देखा ना ऐसा structure बनता है जब ortho या para position में ये negative charge आ रहा है, negative charge अपनी तरफ H positive को खींच लेगा। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट ये क्या बन गया, वैलेंसी कार्बन की पूरी हो गई, यहाँ H ऑक्सीजन में अब पॉजिटिव चार्ज नहीं रहा, तो क्योंकि H यहाँ पॉजिटिव के फॉर्म में निकल गया है इधर, H पॉजिटिव, जिसको इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से मिल गए, ये जो इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज होके गए थे। पर आप देख रहे हैं ये इनोलिक फॉर्म क्यों स्टेबल नहीं होता है, क्यों मेजॉरिटी जो है ये एग्जिस्ट करता है फिनोलिक फॉर्म में, क्योंकि फिनॉल के केस में तो रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन है, और यहाँ पे आप देख रहे हैं इसमें एरोमेटिसिटी इसकी पूरी डिस्टर्ब हो गई। फिनॉल फॉर्म इज द मेजर फॉर्म and keto form is a very small amount, but keto and enol, these are tautomers where the hydrogen positive is also migrating. This is different from resonance. Resonance structure is delocalization of pi electrons. Here besides this delocalization there is also migration of this small atom hydrogen. एज अ रिजल्ट ऑफ दिस ये दोनों स्ट्रक्चर तो एक दूसरे से अलग करे जा सकते हैं, लेकिन रेजोनेंस के स्ट्रक्चर हाइपोथेटिकल होते हैं, ये एक दूसरे से अलग नहीं किए जा सकते हैं। इसमें हम स्ट्रक्चर कैसे दिखाते हैं, एज अ रेजोनेंस हाइब्रिड। अब हमने इसका मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक, ट्राईहाइड्रिक, ये तो हमने इसके क्लासिफिकेशन इससे पहले देखे थे, जिसमें जब CH3OH दोनों प्रेजेंट हो उनको क्रिसॉल्स कहते हैं, और जब OH दो प्रेजेंट हो तो उसमें नाम कैटिकॉल, रिसोर्सिनॉल या क्विनॉल, और जब तीन प्रेजेंट हो तो तीन इस तरह एक दो तीन लगे हो तो पायरागिलॉल, ये 2 हाइड्रोक्सी क्विनॉल, और जब तीन एक ऐसे प्रेजेंट हो मेटा टू वन अनदर, तीन OH ग्रुप, तो उसको कहते हैं फ्लोरोग्लूसिनॉल, कॉमन नेम्स। अब हमने इसके पर प्रिपरेशन जब पहले पढ़ी हमने डाउस प्रोसेस, जो कि बहुत ही हार्श कंडीशन में हाई टेम्परेचर प्रेशर में होती है, लेकिन इसी को ईज करने के लिए इसका हमने मैकेनिज्म भी देखा, बेंजाइन मैकेनिज्म, पर इसको ईज करने के लिए जितने NO2 ग्रुप ज़्यादा लगे हों उतनी ईजिली ये प्रोसेस हो जाती है। तो ये उसका मॉडिफिकेशन है, वो था एलिमिनेशन एडिशन, ये है एडिशन एलिमिनेशन, और इस केस में कार्बेन आयन ये कहा गया क्योंकि स्टेबलाइज होता है। कार्बेन आयन को कौन स्टेबलाइज करता है, हमने देखा
कार्बन आयन नेगेटिव चार्ज NO2 ग्रुप की तरफ खिंच करके स्टेबलाइज होता है। तो एज अ रिजल्ट ऑफ दिस जितने ज़्यादा NO2 ग्रुप्स हों उतना ज़्यादा ये कार्बन आयन जो कि एडिशन से बनता है, एडिशन मैकेनिज्म हुआ फिर एलिमिनेशन हुआ, तो वो स्टेबलाइज होगा, उतने ईजिली ये रिएक्शन हो जाएगा। 3 NO2 ग्रुप्स प्रेजेंट हों तो 40 डिग्री सेंटीग्रेड में ही ये रिएक्शन पॉसिबल होता है, बहुत ही ईजिली ये रिएक्शन हो जाता है। अनलाइक इन द केस ऑफ क्लोरोबेंजीन जहाँ कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट नहीं था, कंडीशंस बहुत हार्श थे। इसके अलावा प्रिपरेशन सोडियम बेंजीन सल्फोनेट, इसका अगर हम एल्कली के साथ फ्यूजन करें तो ये ग्रुप पूरा हट गया, इसकी जगह क्या आ गया, OH ग्रुप। इस मेथड से भी हम फिनॉल प्रिपेयर कर सकते हैं या क्यूमीन से, जिसका हमने प्रोपीन का रिएक्शन बेंजीन फ्रिटलक्राफ्ट एल्काइलेशन से बन गई क्यूमीन, ऑक्सीडेशन करा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हाइड्रोपेरोक्साइड बन गई, और उसी के रीअरेंजमेंट से बहुत इंटरेस्टिंग रीअरेंजमेंट हमें मिल गया फिनॉल, और साथ में एक और साइड प्रोडक्ट वो बहुत इंपॉर्टेंट, वो भी यूजफुल प्रोडक्ट, मतलब जिसको हम कहते हैं एसीटोन, अनदर इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड। Cumene hydroperoxide rearrangement. Then the hydrolysis of diazonium salt also gives us phenol. Decarboxylation of salicylic acid using soda lime gives us phenol. Oxidation of benzene or oxidation of toluene, both the cases we get phenol. So that is all for today. Thank you.